हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को भारत ने दिया नाम, तिल मिलाया, चाइना फैसले पर सुना दिया ये फैसला। दोस्तों कहने लगा ये हमारा इलाका है, बताएंगे कैसे बिलबिला उठा है चाइना। वहीं पीओके में मीटिंग, तबाही का प्लान और फिर भारत को दहलाने की साजिश। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने को आतंकी बेताब, फिर खुल गई एक बार पाकिस्तान की पोल। तो वहीं बताएंगे अमेरिका में बार बार हिंदू मंदिरों पर हमले से भड़का अपना भारत, अधिकारियों के सामने उठाया ये मामला। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को भारत ने दे दिया अपना नाम, तिल मिला उठा चाइना, फैसले पर सुना दिया ये फैसला। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार मामला अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को नाम देने से शुरू हुआ है। असल में भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्यांग यांग गयात्सो के नाम रखने का निर्णय लिया है। भारत के इस फैसले से चीन को मिर्ची लग गई है और उसने इस बात का विरोध करते हुए क्षेत्र पर एक बार फिर अपना दावा किया। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को चीन ने चोटी का नाम रखने पर नाराजगी जताई है। चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र जगनांग का हिस्सा बताया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान यानी NIMS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फुट अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था। इसके बाद टीम ने इस चोटी का नाम छठे दलाई लामा तसांग यांग गयासो के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब ऐसे में चीन को बड़ी वाली तगड़ी वाली मिर्ची लगती नजर आ रही है दोस्तों, और इसीलिए उसने उस इलाके को अपना बताना शुरू कर दिया है। खैर, अगर चीन का बस चले तो पूरी दुनिया ही चीन अपना बना ले, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब चाइना भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगा। वहीं बता दें, पीओके में मीटिंग, तबाही का प्लान, जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने को आतंकी है बेताब, फिर एक बार खुल गई पाकिस्तान की पोल। दोस्तों जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है। इस बीच घाटी में आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI आतंकियों की मदद से घाटी की फिजा में जहर घोलने की फिराक में है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया विभाग ने एक अहम अलर्ट जारी किया है। लश्कर तैयबा, जैश और हिजबुल के आतंकी पीओके में डेरा डाले हुए हैं। ये आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करके तबाही मचाने की फिराक में है। न्यूज इंडिया के पास खुफिया अलर्ट की कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हाल ही में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के समूह के साथ भारत विरोधी मीटिंग की। इस अलर्ट में साफ साफ जिक्र किया गया है कि ISI के रिप्रेजेंटेटिव ने 29 अगस्त को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक इलाके खुई रत्ता में कुछ आतंकियों के साथ एक मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर में किस तरह घुसना है, कैसे और कहां तबाही मचानी है, इस मीटिंग में उसका खाका तैयार किया गया था। दोस्तों अलर्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 से 3 आतंकवादियों का समूह पीओके के दुधीनाल सेक्टर से कुपवाड़ा सेक्टर में घुसा है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में बार बार हिंदू मंदिरों पर हमले से भड़का अपना भारत, अधिकारियों के सामने उठाया मामला। दोस्तों अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। खबर है कि इस संबंध में अमेरिकी अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया है। मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने नफरत फैलाने के मकसद से BSF मंदिर में तोड़फोड़ कर दी और उसकी दीवारों पर हिंदुओं वापस जाओ के नारे लिख दिए थे। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया 24 सितंबर की रात सैक्रामेंटो के बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करता है। CGI ने इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के सामने उठाया है ताकि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी इस तोड़फोड़ की घटना की जांच कर रहे हैं। खबरें हैं कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के खिलाफ अपशब्द भी लिखे गए थे। वहीं बता दें, तुर्की की UN स्पीच से गायब हुआ कश्मीर का मुद्दा, क्या ब्रिक्स में एंट्री की उम्मीद में बदले सुर। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का जिक्र नहीं किया। ये पहला मौका है जब सालों बाद एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया, जो कि पहले कई बार उनके भाषणों का अहम हिस्सा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, तो एर्दोगान ने उसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का समर्थन किया था और विशेष दर्जा खत्म करने का खुला विरोध किया था। इसके बाद से एर्दोगान हर साल संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, जिस पर पाकिस्तान हमेशा से ही उसकी सराहना करता रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की की यह रणनीति ब्रिक्स में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है। तुर्की ब्रिक्स में सदस्यता की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत की सहमति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एर्दोगान का यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और अक्टूबर के अंत में रशिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। अपने भाषण में एर्दोगान ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता की आलोचना की और इजराइल पर फलस्तीनी क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों और महिलाओं का कब्रिस्तान बनाने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, लश्कर जैश के बुरे दिन हुए शुरू, अब पाकिस्तान चीन भी नहीं बचा पाएंगे। आखिर जयशंकर जी ने क्या दांव ऐसा चल दिया, बता दें। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के बुरे दिन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आतंकवाद और आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी
उसे नहीं बचा पाएगा। जैश और लश्कर को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत ने दाव चल दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न केवल भारत की आवाज अब और मजबूत हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई देशों का साथ मिला है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भारत के सुर में सुर मिलाया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ कार्रवाई की मांग में भारत का साथ दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री मोरो वियेरा और रोनाल्ड लामोला ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। भारत के सुर में सुर मिलाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की इंटरनेशनल मंच पर यह पटकथा लिखी थी। इसके बाद ब्राजील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री मोरो वियेरा और रोनाल्ड लामोला ने भी लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, शी जिनपिंग का पूरा प्लान हुआ चौपट। वुहान पोर्ट पर डूब गई न्यूक्लियर सबमरीन, ड्रैगन को लगा तगड़ा वाला धक्का। जी हां, चीन को मिलिट्री ताकत बनाने के शी जिनपिंग के प्लान को बड़ा झटका लगा है। न्यूक्लियर पावर से लैस चीन की नई सबमरीन मई और जून के महीने में वुहान पोर्ट पर डूब गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक चीन अभी परमाणु पनडुब्बी को बना रहा था। इसका निर्माण वुहान पोर्ट पर चल रहा था। सैटेलाइट इमेजरी से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एपी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। चीन की यह सबमरीन झोउ क्लास की पनडुब्बी थी, जिसका निर्माण वुचांग शिपयार्ड में चल रहा था। मामले की पहली रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, जिसमें कहा गया कि नदी की तलहटी से क्रेन के जरिए सबमरीन को ऊपर उठाने की कोशिश की गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि सबमरीन को कितना नुकसान हुआ है। उसके डूबने की वजह क्या थी, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पनडुब्बी में परमाणु ईंधन था भी या नहीं था। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें परमाणु शक्ति संपन्न सबमरीन का निर्माण भी शामिल है। हालांकि वुहान पोर्ट पर सबमरीन डूबने की घटना से चीन के मिलिट्री उपकरणों पर फिर से सवाल खड़े हो गए। वहीं बता दें, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने यूएनजीए के मंच से भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की वकालत कर दी। दोस्तों, क्या कहा इन्होंने, बता दें कि कैसे वैश्विक मंच पर भारत का है बोलबाला। दरअसल भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट देने की वकालत दुनिया के कई देश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन देने की बात की है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बुधवार को भारत को समर्थन देने की बात कही थी। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए दुनिया के कई देशों की मांग का नेतृत्व कर रहा है। न्यूयॉर्क में महासभा में बोलते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को एक ऐसा निकाय चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए यूएनएससी में बदलाव की आवश्यकता है। समूह को कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि हम परिषद में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को अस्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। निर्वाचित सदस्यों के लिए भी और अधिक सीटें होनी चाहिए। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का हालिया कार्यकाल 2021 से 2022 तक एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में था। तो वहीं आपको बता दें, लो अब यही बचा था, पाई पाई को तरस रहे पाकिस्तान को बेचने पड़ गए अपने लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, यही दिन देखना बाकी रह गया था। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है, लोगों को रोजमर्रा की चीजें तक मयस्सर वही हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ा है। हाल ये है कि पाकिस्तान IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लिए गए कर्ज को लौटाने की स्थिति में नहीं है। जेब में पैसा नहीं तो मुल्क चलेगा कैसे। पाकिस्तान के नेताओं की इस बात की कोई चिंता है ही नहीं, कुछ पता हो या ना हो। पाकिस्तान के हुक्मरान इतना जरूर जानते हैं कि पैसा कहां से लाया जा सकता है और अब इसकी बानगी भी देखने को मिली है। हालत यह है कि पाई पाई के लिए तरस रहे पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान बेचने शुरू कर दिए हैं। वैसे ये सिलसिला नया नहीं है, चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल खबर यह है कि अजरबैजान ने कथित तौर पर 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत पाकिस्तान से मल्टी रोल JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि हाल ही में अजरबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान बेचने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉन अखबार की खबर के अनुसार माना यह जा रहा है कि इस साल फरवरी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अजरबैजान मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा विमान, हथियार और प्रशिक्षण के लिए हुआ है। सौदे के तहत कितने विमान खरीदे गए हैं ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं बता दें, अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देगी ब्रह्मोस, फैसला लेने वाली पहली कंपनी। जी हां, वजह भी बताइए ऐसा क्यों करने जा रही है। भारत और रशिया के संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फैसला लिया है कि वो अपनी कंपनी में कम से कम 15% तकनीकी पदों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। सरकार की तरफ से कई संगठनों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात की गई है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि तकनीकी पदों के अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा की जरूरत के
हिसाब से भी अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। फर्स्ट पोस्ट में छपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली ये कंपनी अग्निवीरों के लिए अपने सामान्य कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से अलग हटकर काम करते हुए उन्हें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत शामिल करेगी। इसके साथ साथ कंपनी अपने व्यापार से जुड़े बाकी सहयोगी संगठनों को भी अग्निवीरों को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों वहीं बता दें, जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। महज 4 साल में बदल गए 3 प्रधानमंत्री। दोस्तों जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नेता चुना है। अगले सप्ताह वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शिगेरू अपने कार्यालय में मॉडल युद्धपोत और लड़ाकू विमान रखने के लिए जाने जाते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री को चीन और उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एशियाई नाटो के निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए जाना जाता है। शिगेरू इशिबा संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। फूमियो किशिदा के पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में शिगेरू इशिबा हमेशा से अलग रहे हैं। शिगेरू इशिबा अक्सर कहते रहे हैं कि जापान को विदेश नीति और रक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्त भूमिका निभानी चाहिए। वहीं बता दें, भारत ओमान की सेनाओं ने मिलकर बंधकों को छुड़ाया। सेनाभ्यास में दोनों सेनाओं में दिखा बढ़िया तालमेल। दोस्तों भारत ओमान के बीच चल रहे संयुक्त सेनाभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का 26 सितंबर 2024 को समापन हो गया। ओमान के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित समापन समारोह में ओमान में भारतीय राजदूत नमित नारंग और ओमान में भारतीय रक्षा आतेशे कैप्टन हरीश श्रीनिवासन उपस्थित थे। ओमान की ओर से इस समापन समारोह में ओमान की रॉयल आर्मी की 11वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल कादिम बिन इब्राहिम अल आजमी और फ्रंटियर फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मसूद मुबारक अल गफरी शामिल हुए। दोस्तों समापन समारोह से पहले भारतीय सेना और ओमान की रॉयल आर्मी की टुकड़ियों द्वारा एक भव्य संयुक्त लाइव फायर प्रदर्शन किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए दोनों सेनाओं के बीच संयुक्ता और अंतर संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया गया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की सरकार गिराने के पीछे किसका है हाथ? भारतीय राजदूत ने किया खुलासा। मोहम्मद यूनुस ने भी क्या खोल दी है पोल। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश रची गई थी। ये बात खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कबूली है। इस बात की चर्चा काफी दिनों से थी कि शेख हसीना को हटाने के लिए बहुत सोची समझी साजिश रची गई है। अब यूनुस ने स्वीकार कर लिया है कि बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना सरकार को हटाने की योजना बनाई जा रही थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस समय अमेरिका में है। वहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान कहा कि बांग्लादेशियों में जो भी कुछ हुआ वो सब प्लानिंग की वजह से हुआ है और ये लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने कहा कि इस प्लानिंग में एक शख्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो नौजवान जिसने ये बड़ी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उस मंच के दौरान उन्होंने एक युवक को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नाम है महफूज आलम। उस समय वो मोहम्मद यूनुस का स्पेशल असिस्टेंट है। महफूज आलम का नाम लेते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा ये वही शख्स है जिन्होंने बांग्लादेश में परिवर्तन लाए और आज तक इन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ये पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन कोई भी काम बिना इनके संपन्न नहीं होता। यानी कि दोस्तों खुद मोहम्मद यूनुस ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि शेख हसीना को हटाया गया है, ना कि नेचुरली कुछ हुआ हो। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली खबर में और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बस फेसबुक ट्विटर यानी एक्स पर। जय हिंद जय भारत।